आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विहंगम दृष्टि अध्ययन श्रृंखला में हम लोग अध्ययन करते हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं और इन तथ्यों का रिवीजन प्रारंभ किया जाए। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज का अध्ययन बिंदु। सबसे पहले हम लोग उपेंद्र नाथ हस्क जी के एकांकी नाटकों को देख लेते हैं। उपेंद्र नाथ हस्क का पापी, वैश्या, लक्ष्मी का स्वागत, अधिकार का रक्षक, जिसमें लक्ष्मी का स्वागत काफी इंपॉर्टेंट है, जोंक, आपस का समझौता, पहेली, विवाह के दिन, देवताओं की छाया में, खिड़की, सूखी डाली, यह भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, चमत्कार, नया पुराना, बहने, कामदा, चरवाहे, यह भी परीक्षाओं में पूछा गया है, तौलिए, चिलमन, पक्का बाना, तूफान से पहले, कैसा साब कैसा आया, आदि मार्ग, बतसिया, कस्बे के क्रिकेट क्लब का उद्घाटन, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, मस्केबाज का स्वर्ग, साहब को जुकाम है, भंवर, मुखड़ा बदल गया, ये प्रमुख हैं। इनके द्वारा लिखे गए कुछ एकांकी संग्रहों की अगर चर्चा की जाए तो भोर का तारा, चरवाहे, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, साहब को जुकाम प्रमुख हैं। इनके द्वारा लिखे गए प्रहसनों में जोंक, आपस का समझौता, विवाह के दिन प्रमुख प्रहसन हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम लोग आगे पाठचर्या में वक्रोक्ति संप्रदाय को। वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कुंतक हैं, जिनका समय काल 10वीं-11वीं शताब्दी के मध्य है और उन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में कहा है कि वक्रोक्ति काव्यस्य जीवितम। वक्रोक्ति शब्द का अर्थ है वक्र या टेढ़ी उक्ति या कथन। आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में वक्रोक्ति को लोकात्रिकांत गोचर कहा। इनके अनुसार वक्रोक्ति सभी अलंकारों का मूल है। वामन वक्रोक्ति को सादृश्य लक्षणा मानते हैं, वहीं दंडी महोदय सर्वालंकार मूला मानते हैं। कुंतक के अनुसार वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्य भंगी भणितिरुच्यते या विचित्रे वामाभिधा वक्रोक्तिति च्युते, शब्दार्थों सहितो वक्र काव्य व्यापार शालिनी। इन्होंने वक्रोक्त के 6 भेद माने हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। वर्ण विन्यास वक्रता में इसे वर्णों के संयोजन में देखा जाता है। अनुप्रास, उपमा, यमक अलंकारों में इसे देखा जा सकता है। पद पूर्वार्ध वक्रता में इसे पर्यायवाची, ऋण शब्दों, समास, धातु, लिंग, क्रिया विशेषण आदि के प्रयोगों में देखा जा सकता है। वहीं पद परार्ध वक्रता में इसे प्रत्यय वक्रता भी कहा जाता है। इस वक्रता में काल, कारक, पुरुष संख्या, वाच्य, प्रत्यय आदि के विशिष्ट प्रयोगों का विवेचन होता है। आगे वाक्य वक्रता के अंतर्गत पद समुदाय की वक्रता को वाक्य वक्रता कहा जाता है। वाक्य प्रयोग कौशल द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। प्रकरण वक्रता में किसी प्रसंग विशेष का वर्णन जो विचित्रता पैदा होती है उसे प्रकरण वक्रता में शामिल किया जाता है। वहीं प्रबंध वक्रता में कवि कौशल द्वारा महाकाव्य, खंड काव्य या नाटक में उत्पन्न वक्रता को प्रबंध वक्रता कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पाश्चात्य समीक्षक क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान कहा है।
वक्रोक्ति को काव्य का अपूर्व अलंकार या विचित्र अभिधा माना गया है। वक्रोक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य भामह ने किया। कुंतक ने ध्वनि सिद्धांत के विरोध में वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वक्रोक्ति सिद्धांत कवि व्यापार, कवि कौशल या कलावाद का संस्थापन करता है और वक्रोक्ति सिद्धांत भाव तत्व या कला तत्व दोनों पर आधारित होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं गण पर। तो तीन तीन वर्णों का जो समुदाय होता है उसे गण कहते हैं। गणों की कुल संख्या 8 मानी जाती है। गणों की संख्या कुल 8 है। इन गणों को देख लेते हैं। तो गणों में यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण 8। मिस्टेक हो गया कहीं। 1 2 3 4, ये है 5, ये 6, ये 7 और ये 8। यगण में जो है पहला वर्ण आपका लघु है, शेष दीर्घ है। मगण में सभी वर्ण दीर्घ हैं। तगण में 2 वर्ण दीर्घ, आखिरी वर्ण लघु है। रगण में पहला और आखिरी दीर्घ होगा, बीच वाला लघु होगा। जगण में पहला और आखिरी लघु होगा, बीच वाला दीर्घ होगा। भगण में पहला दीर्घ होगा, 2 लघु होंगे। इसके बाद नगण में तीनों लघु होंगे। सगण में 2 लघु और 1 दीर्घ होगा। इन्हें सूत्र याद करने का एक सूत्र बनाया गया है, यमातराज भान शलगा। अब यगण को अगर हम लेते हैं तो क्या बन रहा है, यमाता। यमाता। इसके बाद अगर मगण को ले रहे हैं तो मातारा। अब देखिए इनको ऐसे याद कर लेंगे, यह माता। अब यह में पहला वर्ण आपका जो है लघु है, ये दोनों दीर्घ हैं, हो गया ना। इसी तरह से मगण में पहला वर्ण आपका दीर्घ, दूसरा दीर्घ और तीसरा दीर्घ। फिर तगण है तो तगण को लेते हैं, ताराज। ताराज। अब 2 वर्ण दीर्घ हो गए, आखिरी लघु हो गया, जैसे बाजार। बाजार में पहले दूसरे दीर्घ और तीसरा लघु हो गया। इसी तरह से ये रगण को अगर देखते हैं तो क्या है, राजभा। क्या है, राजभा। तो राजभा में क्या बनेगा, देखिए पहला और आखिरी, पहला और आखिरी दोनों दीर्घ हैं, जैसे नीरजा लिखा गया है। इसके बाद 1 लघु है, 1 लघु हो जाएगा। इसी तरह से जगण को ले लेते हैं तो जगण को ज से उठाते हैं तो ज भान। ज भान। तो ज वर्ण आपका क्या है, लघु है और न लघु है, यह दीर्घ हो गया। जैसे प्रभाव, यह दोनों लघु हो गए, यह दीर्घ हो गया। इसी तरह से नीरद। भगण। भगण को लेते हैं तो क्या है, भानस। भानस। भगण में क्या है, भानस। तो पहला दीर्घ, 2 लघु हैं, जैसे नीरद। इसके बाद न स ल को लेते हैं नगण में, न स ल यानी पवन। तीनों ही वर्ण इसके क्या हैं, लघु हैं। और सलगा। सगण में शलगा अगर लेते हैं, सलगा, तो तीनों वर्णों में 2 वर्ण क्या हैं, लघु हैं और आखिरी दीर्घ है। जैसे वसुधा में 2 लघु और 1 दीर्घ हो गया। कभी कभी परीक्षा में गण भी पूछ लेता है आपसे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी आलोचना में योगदान देखते हैं। इनके द्वारा कुछ लिखी गई प्रमुख आलोचनाएं: जैसी ग्रंथावली की भूमिका, तुलसी ग्रंथावली की भूमिका, भ्रमर गीत सार की भूमिका, रस मीमांसा, बुद्ध चरित की भूमिका और काव्य में रहस्यवाद। ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें आलोचनाएं मिलती हैं।
1929 ईस्वी में इनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में भी समीक्षाएं हैं। रस मीमांसा शुक्ल जी की काव्य चिंतन संबंधी विचारों पर आधारित रचना है, जिसका संग्रह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किया था। विरुद्धों का सामंजस्य और लोक मंगल की अवधारणा शुक्ल जी की प्रमुख स्थापनाएं। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं रस सूत्र के कुछ व्याख्याता आचार्यों पर। तो भट्ट लोलट का समय काल 9वीं शताब्दी मीमांसा दर्शन था और इन्होंने उत्पत्तिवाद, आरोपवाद या उपचितवाद का सिद्धांत दिया था। इन्होंने संयोग का अर्थ क्या बताया था? उत्पाद और उत्पादक को, और निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने बताया था उत्पत्ति, उत्पन्न होना। मूल रूप से अनुकार्य में अर्थात रामादि ऐतिहासिक पात्रों में गौण रूप में अनुकर्ता अर्थात नट या अनुकरण करने वाले पात्रों में इसकी स्थिति होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भट्ट शंकुक को देखते हैं। 9वीं शताब्दी न्याय दर्शन से प्रभावित अनुमितिवाद की अवधारणा दी। भट्ट नायक ने भुक्त या भोगवाद को भोजक भोज इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ बताया। सांख्य दर्शन से प्रभावित 11वीं शताब्दी इसका समय काल था और अभिनव गुप्त ने 11वीं शताब्दी में जो है अभिव्यक्तिवाद के व्यंजना की शैव या वेदांत दर्शन से प्रभावित है यह, और व्यंग व्यंजक रस निष्पत्ति का अर्थ बताया इन्होंने। आगे कुछ आलोचकों की रचनाओं को देख लेते हैं। गिरिजादत्त शुक्ल ने महाकवि हरिऔध, सुखदेव बिहारी मिश्र ने साहित्य पारिजात, जगन्नाथ प्रसाद भानु ने काव्य प्रभाकर और छंद सरावली, लाला भगवान दी का है अलंकार मंजूषा, सीताराम शास्त्री का है साहित्य सिद्धांत, कन्हैयालाल पोद्दार का है काव्य कल्पद्रुम, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है रस कलश, और बिहारी लाल भट्ट का है साहित्य सागर, रामदहीन मिश्र का है काव्य दर्पण, अर्जुन दास केडिया का है भारती भूषण। इसके बाद हम लोग अज्ञेय की कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। अज्ञेय की कुछ रचनाओं में भग्नदूत 1933 ईस्वी, चिंता 1941 ईस्वी, इत्यलम 1946 ईस्वी, हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी, बावरा हेरी 1954 ईस्वी, इंद्रधनुष रौदे हुए 1957 ईस्वी की रचना है। अरियो करुणा प्रभा में 1959 ईस्वी, आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी, पूर्वा 1965 ईस्वी, सुनहले सहवाल 1966 ईस्वी, कितनी नावों में कितनी बार 1967 ईस्वी, क्योंकि मैं उसे जानता हूं 1969 ईस्वी, सागर मुद्रा 1970 ईस्वी, और पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं 1973 ईस्वी, महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी, नदी की बांक छाया पर 1981 ईस्वी, ऐसा कोई घर आपने देखा 1986 ईस्वी की प्रमुख रचना। कथन। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहने वाले नाभादास हैं। अकबर यानी मुगल से भी महान तथा अपने युग का महान पुरुष कहा है तुलसीदास को स्मिथ महोदय ने। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोक नायक की संज्ञा देने वाले हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय। सारे ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं साथियों, परीक्षाओं में अक्सर रिपीट हुए हैं। इसके बाद उस युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्म दर्शिनी और सारग्राहिणी दृष्टि नहीं मिली थी, यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का कथन है तुलसीदास के संदर्भ में। तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद
द्विवेदी जी का है। आगे, तुलसी समन्वयवादी कवि थे, ऐसा मानना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। भक्ति काल का सुमेरु तुलसीदास को कहा है भक्तमाल में नाभादास ने। आगे, जातीय जन जागरण के कवि डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। मानस का हंस इन्हें अमृतलाल नागर ने कहा है। वहीं भारतवर्ष के लोक नायक के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आगे, यह एक ही कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। तुलसीदास के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। देखिए, समन्वयवादी कवि कहने वाले भी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और भारतवर्ष का लोक नायक कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, याद रखिएगा। और भक्ति काल का सुमेरु नाभादास ने कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। जातीय जन जागरण का कवि रामविलास शर्मा ने कहा, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह रामचंद्र शुक्ल ने कहा। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहने वाले उदय भानु सिंह हैं। रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने कहा है। यानी तुलसीदास को अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और रूपक तीनों का बादशाह कहा जाता है। अनुप्रास का बादशाह कहने वाले शुक्ल जी, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहने वाले उदय भानु और रूपकों का बादशाह कहने वाले लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह हैं। तुलसी की भाषा पुरानी वैश्वाणी है, यह अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स महोदय ने कहा है। हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र सूर तुलसी के संदर्भ में यह कथन है शुक्ल जी का। यानी सूर तुलसी शशि कहा गया है ना, तो सूर को सूर्य और तुलसी को चंद्र की संज्ञा शुक्ल जी ने दी है काव्य गगन का। भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि के रूप में उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया है। आनंद वन का वृक्ष कहने वाले हैं तुलसीदास को डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती जी। आइए बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं संधि और समास में अंतर पर। तो संधि और समास में प्रमुख अंतरों पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि जहां दो वर्णों का मेल होगा वहां संधि होगी, जहां दो पदों का मेल होगा वहां पर समास होगा। संधि में वर्णों के योग से विकार होता है और समास में दो या दो से अधिक पदों से नवीन शब्द निर्मित होता है तथा पदों के मध्य में आए विभक्ति चिन्ह समास में लुप्त हो जाते हैं। संधि को तोड़ने की क्रिया विच्छेद कहलाती है, जबकि समास को तोड़ने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, जबकि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संधि में शब्दों का मूल अर्थ परिवर्तित नहीं होता, जबकि सामासिक प्रक्रिया में शब्दों का मूल अर्थ सुरक्षित भी रह सकता है और परिवर्तित भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और आधुनिक युग में कुछ राम काव्य पर आधारित रचनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक काल में राम काव्य पर आधारित रचनाओं में वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। पंचवटी और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सारे ही राम काव्य पर आधारित रचनाएं हैं। कौशल किशोर राम के शौर्य पर आधारित रचना बलदेव प्रभाकर मिश्र की है। और साकेत संत यह जो है बलदेव प्रसाद मिश्र का है। साकेत संत और कौशल किशोर बलदेव प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं, जिसमें राम के शौर्य वर्णन से संबंधित रचना है कौशल किशोर, और साकेत संत जो है भरत के चरित्र चित्रण को निरूपित किया गया है इसमें। आगे सीता से संबंधित कुछ काव्यों पर चर्चा करते हैं। जानकी मंगल 16वीं सदी का लिखा गया है, 16वीं सदी का तुलसीदास द्वारा। सीताहरण 1548 रचना काल। इसके बाद जानकी जो विवाह मंडन का है। सीतायन अयोध्या महंत सिया राम महंत रामप्रिया शरण का है।
अयोध्या के महंत थे रामप्रिया शरण जी, इनके द्वारा लिखा गया सीतायन काफी चर्चित है, रिपीट हुआ है। 1703 ईस्वी इसका रचना काल है। जानकी राम का नक्शिक, होरी छंदादि प्रबंध, कवितादि प्रबंध प्रेम सखी का है। और जानकी विजय प्रसिद्ध कवि का है। सीताराम विवाह मून कवि का है। अवधि सागर जानकी रसिक शरण का है। भावना पच्चीसी और समय प्रबंध अष्टयाम लीला माधुरी प्रकाश का है। इसके बाद जानकी सहस्त्र नाम कृपा निवास का है। सीता मंगल प्रियादास का है। सीता स्वयंवर नवल सिंह कायस्थ का है। और जानकी विजय बलदेव रास का है। आगे बढ़ते हैं और साहित्य के संदर्भ में कथन देख लेते हैं हम लोग। तो काफी चर्चित कथन है कि केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती में कहा है साहित्य के संदर्भ में, वहीं साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसा मानना है। यह कथन है चर्चित महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और राष्ट्र काव्य धारा से संबंधित कुछ चुनी हुई पंक्तियों को देख लेते हैं। तो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, यह माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो है की पंक्ति है। इसके बाद बूंदे ले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता से अवतरित पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। अगली पंक्ति है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। हम बिस्पाई जन्म के काव्य संग्रह से संकलित पंक्तियां बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। आगे बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये पंक्ति है कि हम अनिकेतन हम तो रमते राम, बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। इसके बाद हटो व्योम के मेघ, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं, दिनकर की पंक्ति है। आगे मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक, माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं युग चरण से संकलित। इसके बाद सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुटकी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, यह पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं। वहीं पीली सरसों ने दिया रंग, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का हो कैसा वसंत, यह पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान की वीरों का हो कैसा वसंत से अवतरित पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं और परीक्षक दृष्टि से अन्य तथ्यों पर चर्चा करते हैं हम लोग। कर्ण, महाकाल, द्रौपदी तीनों ही गीत नाट्य भगवती चरण वर्मा के हैं। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। हल्ला बोल और घासीराम कोतवाल विजय तेंदुलकर का है, मराठी नाटककार हैं ये। तुगलक गिरीश कर्नाड का है। प्रेमचंद के किस उपन्यास का रूपांतरण चंद्रहार नाम से किया गया, तो जवाब हो जाएगा गबन का। जयशंकर प्रसाद का सज्जन नाटक का कथानक महाभारत से अवतरित है। युयुत्सु की प्रसिद्ध गीत नाट्य पात्र है अंधा युग। किस गीत, देखिए युयुत्सु जो है अंधा युग नाटक का पात्र है। भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक हिंसा वैद की हिंसा हिंसा न भवत। जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक सज्जन 1910 ईस्वी। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य प्रसाद द्वारा लिखे गए करुणालय को माना जाता है 1912 ईस्वी। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर है। यवनिका किस भाषा का शब्द है, तो यूनानी भाषा का शब्द है। हिंदी रंगमंच का जन्मदाता भारतेंदु को माना जाता है। लाखी की राज नाटक वृंदावन लाल वर्मा का है। चंद्रहास नाटक मैथिली शरण गुप्त का है। आधुनिक हिंदी नाटक डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक रचना है। भारतेंदु का अंतिम नाटक सती प्रताप है 1883 ईस्वी का। प्रसाद का समस्या मूलक नाटक ध्रुव स्वामिनी है। संगीत शाकुंतल नाटक प्रताप नारायण मिश्र का है।
आम्रपाली नाटक रामवृक्ष बेनीपुरी का है और नाटक को पंचम वेद कहने वाले भरत मुनि हैं। हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक भारतेंदु द्वारा लिखा गया भारत दुर्दशा है। आगे साथियों कुछ पंक्तियों को देखते हैं, कुछ काव्य पंक्तियां और उनके रचनाकारों में। तो प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। आगे, इस पार प्रिय मधु हैं तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं। इसके बाद, अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। आगे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। सुंदर हैं विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम, यह पंक्तियां सुमिंद्रानंदन पंत की चर्चित पंक्तियां हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पाठचर्या में आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए कुछ अनुदित नाटकों पर कर लेते हैं हम लोग चर्चा। विद्या सुंदर नाटक चौर पंचाश का संस्कृत का विद्यासागर बंगला का हिंदी अनुवाद है। चौर कवि संस्कृत के और यतीन्द्र मोहन कुमार बंगला नाटक के रचनाकार हैं। संस्कृत से बंगला में यह अनुवादित नाटक है, इसके बाद यह हिंदी में हुआ। पाखंड विडंबन प्रबोध चंद्रोदय का है, कवि कृष्ण मिश्र द्वारा बंगला नाटक लिखा गया था, या बंगला भाषा में लिखा गया नाटक था। इसके बाद धनंजय विजय का अनुदित नाटक है, कांचन कवि द्वारा लिखा गया है, जो संस्कृत में लिखा गया नाटक था। कर्पूर मंजरी राजशेखर के नाटक का अनुवाद है, जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। सत्य हरिश्चंद्र चंड कौशिक का अनुदित नाटक है, क्षेमेश्वर का संस्कृत में लिखा गया है। इसके बाद भारत माता भारत जननी नाम से अनुदित नाटक है, बंगला नाटक। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस का जो है हिंदी अनुवाद है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके बाद मर्चेंट ऑफ वेनिस का उन्होंने दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किया था, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए अंग्रेजी नाटक को। तो हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा नाटक जो है भारत जननी को माना जाता है। एक लचीली विधा है, स्मृति चित्र, शब्द चित्र, रेखा चित्र भी संस्मरण साहित्य ही हैं। ये सभी संस्मरण के विभिन्न रूप माने जाते हैं। संस्मरण में जहां व्यक्ति की स्मृति चित्र पर अधिक ध्यान दिया जाता है, वहीं रेखा चित्र में शिल्प की प्रधानता पर ध्यान दिया जाता है। आगे, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार संस्मरण और रेखा चित्र में किसी प्रकार का विरोध नहीं है, वास्तव में उनकी जाति एक ही है। संस्मरण रेखा चित्र का एकमात्र प्रकार है जिसमें किसी वास्तविक व्यक्ति या स्मृति चित्र होता है। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक संपादित की है, उसमें उन्होंने संस्मरण को परिभाषित किया है कि आधुनिक हिंदी गद्य की कई विधाएं ऐसी हैं जिनके तत्व परस्पर इतने घुले मिले हैं कि उन्हें परस्पर अलग कर पाना दुष्कर होता है। इस पुस्तक में संस्मरण और रेखा चित्र एक साथ इस स्पष्टीकरण के साथ दिए गए हैं कि वर्तमान कालावधि में संस्मरण अधिक लिखे गए हैं, रेखा चित्र कम। बनारसी दास चतुर्वेदी जी के अनुसार संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक ही सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। वहीं बच्चन सिंह लिखते हैं कि संस्मरण और रेखा चित्र दोनों में किसी टिपिकल व्यक्ति स्थान की विशेषताओं को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि वह अपने आप में एक छोटी सी इकाई बन जाता है। संस्मरण व्यक्तिनिष्ठ विधा है और रेखा चित्र वस्तुनिष्ठ। संस्मरण गहरे संपर्क के आधार पर लिखा जाता है, किंतु रेखा चित्र के लिए यह आवश्यक नहीं है। रामचंद्र तिवारी जी के अनुसार संस्मरण और रेखा चित्र एक दूसरे से मिलती जुलती गद्य विधाएं हैं। इनका विकास आधुनिक हिंदी गद्य की विशेषता है। संस्मरण किसी स्मरण की स्मृति का शब्दांकन है। पद्म सिंह शर्मा कमलेश्वर जी के अनुसार वैसे न तो कोई संस्मरण बिना रेखा चित्र पूरा होता है, न कोई रेखा चित्र बिना संस्मरण के। प्रायः प्रत्येक संस्मरण रेखा चित्र का लेखक भी है और रेखा चित्र लेखक संस्मरण लेखक भी। अनुपातिक दृष्टि से ही व्यक्तिकता एवं तटस्थता को देखकर यह निर्णय
किया जा सकता है, न कोई संस्मरण है न रेखा चित्र। संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं हम लोग। संस्मरण यह किसी स्मरणीय की स्मृति का शब्दांकन है। रेखा चित्र में रेखाएं बोलती हैं। संस्मरण में आत्मीयता की प्रधानता होती है, रेखा चित्र में मार्मिकता की। यह व्यक्ति प्रधान होता है या घटना प्रधान होता है, यानी रेखा चित्र घटना प्रधान होता है और संस्मरण व्यक्ति प्रधान होता है। यह प्रायः श्रद्धा भाव से लिखा जाता है, तो यह संवेदनात्मक भाव से लिखा जाता है। आगे, संस्मरण शब्दांकन है जिसकी आत्मा स्मृति होती है, और रेखा चित्र शब्द चित्र है जिसकी आत्मा चित्रोपमता होती है। आगे, संस्मरण विषय प्रधान होता है, रेखा चित्र विषय प्रधान होता है। संस्मरण में किसी घटना या व्यक्ति के किसी एक पहलू का अंकन होता है, वहीं रेखा चित्र में व्यक्ति के समग्र जीवन का फ्रेमवर्क होता है। आगे, महादेवी वर्मा जी के अनुसार संस्मरण में हम अपनी स्मृतियों के आधारों पर समय की धूल पोंछकर उन्हें अपने मनोजगत के निभ्रांत कक्ष में बैठकर उनके साथ जीवित रहते हैं और अपने आत्मीय संबंधों को पुनः जीवित करते हैं। इस स्मृति में मानो हमारा मन बार बार दोहराता है कि हमें आज भी तुम्हारा अभाव है। हिंदी साहित्य में कोई संस्मरण ग्रंथ निबंधात्मक नहीं भी हैं, कई संस्मरणात्मक ग्रंथ निबंधात्मक भी हैं, अतः उसे निबंधात्मक संस्मरण कहा जाता है। कई संस्मरण रेखा चित्र के तत्वों से घिले मुले घुल मिल गए हैं, जिसके कारण आलोचक का कुछ वर्ग उन्हें संस्मरण या कुछ वर्ग रेखा चित्र मान लेता है। महादेवी वर्मा ने संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखा है, इनके संस्मरणों में निबंध भी मिलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र तिवारी जी के अनुसार कुछ संस्मरण ग्रंथ और उनके रचनाकारों को देख लेते हैं। तो यादों के झरोखे कुंवर सुरेश सिंह की रचना 1980 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। यादों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर की रचना 1981 ईस्वी। औरों के बहाने 1981 ईस्वी की राजेंद्र यादव की रचना है। जिनके साथ जिया 1981 ईस्वी अमृतलाल नागर की रचना है। सृजन का सुख दुख 1981 ईस्वी प्रतिभा अग्रवाल की रचना है। युग पुरुष रामेश्वर शुक्ल अंचल का 1983 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। दीवान खाना 1984 ईस्वी पद्मा सचदेव की रचना है। स्मृति लेखा गे की रचना है। कुछ यादें कुछ चर्चाएं बिंदु अग्रवाल की रचना है। आदमी से आदमी तक भीमसेन त्यागी की रचना है। सृजन के सेतु 1990 ईस्वी विष्णु प्रभाकर की रचना है। याद हो कि न हो 1992 ईस्वी काशीनाथ सिंह की रचना है। आगे, निकट मन में अजीत कुमार की रचना है। जिनकी यादें हमेशा आती रहेंगी 1992 ईस्वी अमृत राय की रचना है। लाहौर से लखनऊ 1994 ईस्वी प्रकाशवती पाल की रचना है। सप्तपर्णी 1994 ईस्वी की गिरिराज किशोर की रचना है। लौट आओ धार दूधनाथ सिंह की रचना है 1995 ईस्वी। स्मृतियों के छंद 1995 ईस्वी। अपने अपने रास्ते रामदरस मिश्र की रचना है 2001 ईस्वी की। स्मृतियों के छंद और अपने अपने रास्ते। इसके बाद अतीत जीवी 1995 ईस्वी का प्रफुल्ल चंद ओझा की रचना है। सृजन के सहयात्री 1996 ईस्वी रविंद्र कालिया की रचना है। अभिन्न 1996 ईस्वी विष्णु चंद्र शर्मा की रचना है। यादें और बातें 1998 ईस्वी बिंदु अग्रवाल की रचना है। हम हसमत कृष्णा सोबती की रचना है। वहीं अमराई 2000 ईस्वी की पद्मा सचदेव की रचना है। सुधिया उस चंदन वन की 1992 ईस्वी विष्णुकांत शास्त्री की रचना है। वे देवता नहीं 2000 ईस्वी की राजेंद्र यादव की रचना है। याद आते हैं 2000 ईस्वी की रामनाथ अवस्थी की रचना है। एक नाव के यात्री 2001 ईस्वी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना है। चिड़िया रैन बसेरा 2002 ईस्वी के विद्यानिवास मिश्र की रचना है। लखनऊ मेरा लखनऊ 2002 ईस्वी की मनोहर श्याम जोशी की रचना है। लौट कर आना नहीं होगा 2002 ईस्वी की कांति कुमार जैन की रचना है। नेह के नाते अनेक
2002 ईस्वी के कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष 2002 ईस्वी की राम कमल राय की रचना है। नंगा तलाई का गांव 2004 ईस्वी की विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। पर साथ चली रही याद 2004 ईस्वी की विष्णुकांत शास्त्री की रचना है। और मेरे सुहृदय श्रद्धेय विवेकी राय का 2005 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और रामचंद्र तिवारी जी के अनुसार कुछ संस्मरण ग्रंथों को देख लेते हैं। तो नेपथ्य नायक लक्ष्मी चंद्र जैन संपादित है मोहन किशोर दीवान द्वारा। यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी का। अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद पुरुषोत्तम दास मोदी का है। रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण 2003 ईस्वी का मनोहर श्याम जोशी का है। आंगन के बंधनवार 2003 ईस्वी का विवेकी राय का है। काशी काशी आगे के दिन पाछे गए घर का जो बिजोगड़ा काशीनाथ सिंह की रचना है। वहीं लाई हयात आए लक्ष्मीधर मालवी की रचना है। तुम्हारा परसाई जो कहूंगा सच कहूंगा डॉक्टर कांति कुमार जैन की रचना है। पर साथ साथ चल रही याद विष्णुकांत शास्त्री की रचना है। और सुमिरन के बहाने केशव चंद्र वर्मा की रचना है। अमराई दीवान खाना और मितवा घर पद्मा सचदेव की रचना है। अब नगेंद्र के अनुसार जो है देख लेते हैं हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ इनका जो संपादित है। संस्मरण और लेखकों को देख लेते हैं नगेंद्र जी ने कौन कौन से संस्मरण संकलित किए हैं। तो हम सफर मिलते रहे 1996 ईस्वी का विष्णु प्रभाकर का। क्षितिज बिंब शिलालिपि रामेश्वर शुक्ल अंचल का। जम्बू जो कभी शहर था पद्मा सचदेव का। स्मृति से शिवपूजन सहाय का। मुहि विसरत नाही गोपाल दास का। हम एक उम्र से वाकिफ हरिशंकर परसाई का। मेरे मानस के श्रद्धेय चित्र अंबा प्रसाद जैन का। महापुरुषों की खोज में बनारसी दास चतुर्वेदी का। छोटे बड़े दायरे चंद्रगुप्त विद्यालंकार का। दिनकर एक सहज पुरुष शिवसागर मिश्र का। अनंत पथ के यात्री विष्णुकांत शास्त्री का। पड़ोस की खुशबू रामदरस मिश्र का। पप्पू अंतरंग राजेंद्र यादव मार्फत मनमोहन ठाकुर का है। गालिब छोटी शराब रविंद्र कालिया का। याद जो आईना है मधुरेश का। कथा शेष भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र ज्ञान चंद्र जैन का है। और वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर का है। समय के सामने रमा शंकर श्रीवास्तव का है। बसंत से पतझड़ तक रविंद्र त्यागी का है। कुछ यादें कुछ बातें अमरकांत का है। वह जो यथार्थ था अखिलेश का है। संपादक के संस्मरण रमादत्त शुक्ल द्वारा संपादित है। अपनी निगाह में कमलेश्वर द्वारा संपादित है। परिचय इतना इतिहास यही रामजी पांडे का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुछ संस्मरण और यशपाल कुछ संस्मरण कमल किशोर गोयनका का है। गालिब छोटी शराब 2000 ईस्वी में रविंद्र कालिया द्वारा रचित संस्मरण है। कुछ आलोचक इसे आत्मकथा भी मानते हैं। और स्मृति लेखा अज्ञे जी ने सरोजिनी नायडू का भी संस्मरण संग्रहित किया है स्मृति लेखा में। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न एक नए टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथी।